रेलिवेंट कॉस्ट फॉर मटेरियल में हमने सर्च ये करना है कि हमारी कौन सी मटेरियल कॉस्ट रेलिवेंट है और कौन सी इररेलेवेंट है। उसके लिए आपने सबसे पहला काम ये करना है, आपने देखना है कि क्या रिक्वायर्ड मटेरियल जो आपको चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं है। अब मैं एक प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे जो मटेरियल चाहिए मैं पहले अपने स्टॉक में देखूंगा, है या नहीं है, ठीक है। अगर तो मेरे पास स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, मुझे चाहिए उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, तो फिर मुझे इसको ना खरीदना पड़ेगा। अगर रिक्वायर्ड मटेरियल स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, तो जिस रेट पे खरीदेंगे वो रेट आपका रेलेवेंट होगा और उसको हम कहते थे रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जिस रेट पे आप आज उसको खरीदोगे ना, वो आपके लिए रेलेवेंट कॉस्ट होगी। अच्छा, अवेलेबल के हवाले से दूसरा पॉइंट ये है कि जो स्टॉक आपको चाहिए वो आपके स्टॉक में अवेलेबल है, वो यस है। फिर हमने क्या करना है, हम फिर रेलेवेंस को उस वक्त तक मालूम नहीं कर सकते जब तक हमें ये ना पता चले उसका स्टेटस क्या है। कुछ याद है स्टेटस मैंने दो बताए थे, याद है? अगर तो स्टॉक अवेलेबल है तो आपने सबसे पहले पूछना है कि भाई बताएं उसका स्टेटस क्या है, उस मटेरियल का स्टेटस क्या है। वो या तो रेगुलर यूजिंग मटेरियल होगा या वो नॉट रेगुलर, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया हुआ है, ठीक है। और ये अपलोडेड भी है आपके पास, आप जब न्यूमेरिकल सवाल करें ना तो आप उसको दफा सुन लीजिएगा, ठीक है। रेगुलर अगर है तो फिर क्या करेंगे, उसकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी वो आपके लिए रेलिवेंट होगी। और अगर वो रेगुलर यूज में नहीं है तो फिर उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो आपके लिए रेलिवेंट होगी। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब भी मटेरियल के रेलेवेंस कॉस्ट को ढूंढना है तो आपने पहला सवाल करना है अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो उसका जो परचेज प्राइस है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, उसको रेलिवेंट कंसीडर करेंगे। और अगर वो स्टॉक में अवेलेबल है तो फिर आपने उसका स्टेटस पहले पूछना है। अगर तो रेगुलर हुआ तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट रेलिवेंट, और अगर ना हुआ तो जो उसकी स्क्रैप वैल्यू है या कोई ऐसा बेनिफिट जो कि हम हासिल कर सकते थे अब नहीं कर पा रहे, वो आपके लिए रेलिवेंट होगा, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फॉलोइंग मटेरियल्स आर नीडेड फॉर अ स्पेशल ऑर्डर। मेरे पास कॉलम है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। मटेरियल ए, सेकंड कॉलम में है टोटल यूनिट्स रिक्वायर्ड फॉर स्पेशल ऑर्डर। ये आपको रिक्वायरमेंट शो कर रहा है कि आपको कितने चाहिए। यूनिट्स ऑलरेडी इन स्टॉक, ये कॉलम आपको बताएगा हमारे पास पड़े हैं कि नहीं है, अगर पड़े हैं तो कितने पड़े हैं। नंबर फोर्थ कॉलम बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक पर यूनिट। बुक वैल्यू कहते हैं जिस रेट पे पहले खरीदा था ना, ये वो वाली कॉस्ट है, इसको संक कॉस्ट कहते हैं, परचेज प्राइस कहते हैं, ओल्ड परचेज प्राइस है। नेक्स्ट है रियलाइजेबल वैल्यू पर यूनिट, कि अगर मैं इसको बेच दूं ना आज तो स्क्रैप में मुझे इतने रुपए मिलेंगे, ठीक है। ये इस कॉलम से आपको डाटा मिलेगा। लास्ट कॉलम है रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर यूनिट, आज की प्राइस। अगर मैं मटेरियल ए को आज खरीदूं तो मुझे 5 रुपए मिलेंगे और मैं बी को खरीदूं तो मुझे 4 रुपए मिलेंगे। ये इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, ये आज की प्राइस, ठीक। अब ना यहाँ तक पढ़ने के बाद आपके लिए शायद पॉसिबल नहीं होगा रेलेवेंट कॉस्ट को मालूम करना। हमें कुछ ना डिटेल्स मजीद चाहिए होंगे, एडिशनल नोट्स हमें चाहिए होंगे, ठीक है। उसकी तरफ मूव करते हैं। पहले ना एक ही बात करते हैं, जरा गौर करो, हमें चाहिए कितने। सेकंड कॉलम से पता चलेगा आपको, हमें चाहिए 1000। अब ये केजी है, लीटर है, मीटर है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो मैं इसको यूनिट ही समझ लेता हूँ। मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम करने लगा हूँ उस पे मुझे मटेरियल ए 1000 चाहिए। पहला सवाल क्या करोगे आप, अवेलेबल है या नहीं है। थर्ड कॉलम में देखें, यूनिट्स ऑलरेडी इन स्टॉक, क्या आपके पास है, नहीं है, ब्लैंक है। इट मीन जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तो जो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो रेलिवेंट कॉस्ट होगी। इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, 5 रुपीज पर यूनिट। चलिए अब इसकी आपने रिपोर्टिंग कैसे करनी है, आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट। अब हेडिंग दे दें ए बी सी और डी, जितने आपके पास मटेरियल्स हैं। नंबर 1,
1000 मुझे चाहिए, स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, मैं इसको खरीदूंगा। और कब खरीदूंगा? जब प्रोजेक्ट पे काम करूंगा। और अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे खरीदना नहीं पड़ेगा। वही वाली बात, ये प्रोजेक्ट के होने पे है और ना होने पे नहीं है। अच्छा, मैं अब लिखूंगा जितने मुझे चाहिए 1000, जिसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। आप साथ यहाँ पर लिख दीजिएगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये आपके लिए रेलिवेंट होगा। कितना बनता है? ये बन गया 5000 रुपीज, यानी कि हमारा मटेरियल ए टोटली रेलिवेंट। नेक्स्ट नंबर बी, आई रिक्वायर्ड 500 यूनिट्स, मुझे बी के चाहिए 500। सबसे पहला काम आपने ये करना है, आप देखो पढ़े कितने हैं आपके पास, कितने पढ़े? 300, और चाहिए कितने? 500। चलो छोड़ो, जो पढ़े उसको तो पहले छोड़ दें, जो नहीं पढ़े उनका क्या करेंगे? वो जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपके लिए रेलिवेंट होगी। तो मैं यूं करूंगा, जितने मेरे पास नहीं है पहले तो मैं इसको खरीद लेता हूँ। किस रेट पे मिलेंगे? 4 पे। आप लिख दीजिए कि जो इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो रेलिवेंट होगी, यानी कि 400, सॉरी 800। नेक्स्ट है, बाकी जो 200 उसके बारे में क्या करेंगे? सॉरी 300 जो मेरे पास अवेलेबल है। इसके लिए आपको ना डिटेल चाहिए होगी। अब वो क्या है, मैं आपसे क्या कहता था, अगर तो भाई अवेलेबल नहीं है तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और अगर अवेलेबल है तो आप उसका पहले स्टेटस पूछोगे कि भाई स्टेटस बताएं क्या है। मटेरियल बी इज रेगुलरली यूज्ड बाय द कंपनी, इसका जो स्टेटस है ना वो रेगुलर यूज है। अब एक ऐसा मटेरियल जो मेरे स्टॉक में अवेलेबल भी है और रेगुलर यूजिंग मटेरियल है, तो जो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी ना वो मेरे लिए रेलेवेंट होगी। फर्दर कुछ बता तो नहीं रहा। बाय द कंपनी एंड इफ नीडेड परचेज फ्रॉम द मार्केट, अगर हमें चाहिए हुआ तो हम इसको खरीद लेंगे। चलें, अब जो इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो सेम एज इट इज, ये आपके लिए हो जाएगी रेलेवेंट कॉस्ट। इसमें तो दोनों पॉइंट आ गए, अवेलेबल नहीं था वो भी, अवेलेबल है लेकिन रेगुलर है वो भी यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट, मटेरियल सी 750 मुझे चाहिए और पड़ा कितने? बाकी 350 है, ये स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपके लिए रेलेवेंट होगी। और ये क्या है रिप्लेसमेंट कॉस्ट इसकी? 3। मैं यहाँ पर लिख दूंगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कितना बनता है? 1050 रुपीज। नेक्स्ट, बाकी कितना रह गया? हाँ, उसके बारे में सोचना है। जो आपके पास अवेलेबल है उसका स्टेटस आपने पूछना है, वो है क्या? मटेरियल सी एंड डी आर इन स्टॉक एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेस परचेजेस एंड दे आर रिस्ट्रिक्टेड इन यूज। सफाइयां दे रहा है वो आपको, जो मेरे पास बच गया हुआ ना सी एंड डी, जो ज्यादा परचेज कर लिया हुआ था, ये इसलिए ऐसा हुआ, हमारी इंटेंशन नहीं थी, हमने जानबूझकर या गलती से हमने ज्यादा परचेज कर लिया। नेक्स्ट, नो अदर यूज इज अवेलेबल फॉर सी, सी का ना कोई और इस्तेमाल नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने सी को इस प्रोजेक्ट पे यूज ना किया, मैं इसको और कहीं पे यूज नहीं कर पाऊंगा। अब ऐसा मटेरियल जो सिर्फ इस प्रोजेक्ट पे यूज हो और इसके अलावा कहीं पे भी यूज ना हो, वो आपके लिए कहलाता है नॉट रेगुलर इनफ्रीक्वेंटली मूविंग मटेरियल, जिसको हम कहते हैं। अच्छा, अब इसके ना, अगर ये नॉट रेगुलर है तो कौन सी वैल्यू होगी रेलिवेंट? स्क्रैप वैल्यू। कोई बताएंगे स्क्रैप वैल्यू क्यों रेलिवेंट होगी, किस कॉन्टेक्स्ट में होंगे? अच्छा बताओ, कितने में सेल कर सकूंगा मैं इसको? स्क्रैप वैल्यू कितनी है? रियलाइजेबल वैल्यू 4 है। स्क्रैप का मतलब यह है कि अगर मैं इसको इस्तेमाल ना करूं और कहीं पे बेच दूं ना, तो फिर मुझे वहां से 4 रुपए मिलेंगे। इट्स ओके। अच्छा, अब अगर मैं इस मटेरियल को इस प्रोजेक्ट पे यूज कर लूं, तो क्या मैं इसको बेच सकूंगा? फिर तो नहीं बेच सकूंगा। इट मीन कि मुझे इस मटेरियल को इस प्रोजेक्ट पे यूज करने की वजह से मुझे इसकी स्क्रैप वैल्यू छोड़नी पड़ेगी, मुझे इसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वट एवर यू हैव टू लूज टू गेन another benefit is known as opportunity cost। तो इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने के जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी है ना वो 4 रुपए है। तो मैं लिखूंगा जो मेरे पास पड़े हैं 400 मल्टीप्लाई बाय 4 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1600।
तो ये मेरे लिए रेलेवेंट हो जाएगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। अच्छा, जितने भी आएंगे ना मटेरियल, एक चीज याद रखिएगा, आपको बहुत तंग करेगा, वो ये है, आप ना सोच रहे होंगे कि सर इसको बेच दें, फिर इस्तेमाल कर लें, फिर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। याद रखें, जो भी यहाँ पर आ चुका ना मटेरियल, हमने इसको इस प्रोजेक्ट पे यूज करना ही करना है, हर हाल में करना है। यहाँ पे यूज करने की वजह से आपने देखना है कि मुझे क्या लूज करना पड़ेगा, वो आपका रेलिवेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि सर ना यूज करें, यहाँ पे इसको बेच दें, नहीं, हमने यहीं पे यूज करना है। यूज करने की वजह से आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे वो डिसाइड करेंगे रेलिवेंट है कि इररेलेवेंट है। जैसे कि मटेरियल डी, डी के बारे में देखें, चाहिए कितने, बार बार पूछूंगा मैं आपसे, चाहिए कितने, 400, अवेलेबल कितने हैं, 400। इट मीन के ये अवेलेबल में आ रहा है, कुछ भी ऐसा पार्ट नहीं है जो कि मैं नहीं चाहिए, खरीदना पड़े, अवेलेबल नहीं है, सारा अवेलेबल है। नेक्स्ट आपने देखना है कि उसका स्टेटस क्या है। डी के बारे में वो कहता है, हाउ एवर मटीरियल डी कुड बी यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर 500 यूनिट्स ऑफ मटीरियल वाई। डी की ऐसी नेचर है, ये एक ऐसा मटेरियल है कि मैं चाहूं तो उसको यहाँ पे यूज कर लूं, और अगर मैं चाहूं ना इसको यहां से हटा के कहीं और भी यूज कर सकता हूं। और किसकी जगह पे यूज करूंगा, मटेरियल वाई। आप इसको ऐसे समझ लो, व्हाइट शुगर और ब्राउन शुगर, मेरे पास स्टॉक में ना ब्राउन शुगर पड़ा है और चाय बनाने की हाजत है, और हम पिया करते हैं व्हाइट शुगर, मेरे पास व्हाइट शुगर नहीं है। अब चाय बनाने के लिए दो ऑप्शन है, या तो मैं इस ब्राउन शुगर को यूज कर लूं, चाय बन जाएगी, दूसरी ऑप्शन क्या है, मैं जाके व्हाइट शुगर परचेज कर लूं, बाहर से मैं ले आऊं। अगर मैं लेकर आऊंगा तो मुझे व्हाइट शुगर के पैसे पे करने पड़ेंगे, मेरे पैसे लगेंगे, इट्स ओके। और अगर मैं ये वाला मटेरियल उस जगह पे यूज कर लूं तो व्हाइट शुगर के पैसे मेरे बच जाएंगे, इट्स ओके। अच्छा, अब आपने इसकी नेचर ये देखनी है, यहाँ पर ना कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मेरे पास मटेरियल डी है और एक है मटेरियल वाई, मेरे पास स्टॉक में ना पड़ा है 400 स्टॉक है, और मैं इसको यूज कर सकता हूँ वाई की जगह पर। अब एक ना सवाल है, इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी दोनों सेम हो, सेम रिजल्ट दे, जरूरी नहीं है। जी हाँ, अगर व्हाइट शुगर 1 स्पून यूज करोगे ना, ब्राउन शुगर का 1 स्पून, दोनों की इफेक्टिवनेस सेम नहीं होगी, रिजल्ट सेम नहीं होगा, ठीक है। अब उसने ये बताया कि अगर मैं 400 वाई की जगह पे यूज कर लू ना, तो ये वाई के 500 का सब्स्टिट्यूट है, इसके 400 500 के बराबर है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं इसको इसकी जगह पे यूज कर लूं तो मुझे खरीदना पड़ेगा इसको, मुझे नहीं खरीदना पड़ेगा। इसकी मार्केट प्राइस बताई है क्वेश्चन में, वो 5 रुपए, तो मुझे 2500 रुपीज सेव हो जाएंगे इसकी वजह से। अब मैंने इससे पहले क्या बात बताई थी कि जो भी मेटल होगा मैंने इसको यहाँ पे यूज करना ही करना है, यूज करने की वजह से इफेक्ट क्या होगा वो आपने देखना है। मेरा ये वाला मटेरियल डी यहाँ भी यूज हो सकता है, वाई की जगह पे भी यूज हो सकता है, मैंने कहाँ पे यूज करना है, इस प्रोजेक्ट पे यूज करूंगा, ठीक हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पे यूज कर लूंगा, इफेक्ट क्या होगा कि मेरे ना 2500 रुपए सेव हो सकते थे, अगर ये उसकी जगह पे यूज हो जाता, मुझे ये खरीदना ना पड़ता। अब क्या होगा कि मैं जब इसको यहाँ पे यूज कर लूंगा, मेरा ये वाला बेनिफिट मुझे लूज होगा, मैं इसको छोड़ूंगा। तो वट एवर यू हैव टू लूज टू गेन एनदर बेनिफिट इज नाउन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मैं लिखूंगा कि y 500 multiply by 5 in the context of अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मुझे ना 2500 रुपए छोड़ने पड़ेंगे, मुझे तर्क करना पड़ेगा, और ये मेरे लिए रेलिवेंट कॉस्ट होगा। इसका टोटल बताइए कितना आता है। ये ना सेविंग नहीं है, नहीं ये ना सेविंग नहीं है। अगर ये मेरे पैसे लग रहे होते और अब बच जाएंगे तो फिर वो आपके लिए सेविंग होता, वो माइनस करते हैं। इसका 12,150, इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है ना, हमारे मुताबिक, इस थ्योरी के मुताबिक 12,150 है। अब देखें, मैंने ना इसके बारे में आपसे एक बात नहीं की, मैंने चोरी कर ली, मैंने आपको ना बाईपास कर दिया। वो क्या था कि ये 400 मेरे पास अवेलेबल है, इसका स्टेटस मैंने देखना था। मैंने ना तो आपसे रेगुलर की बात की, ना ही मैंने आपसे नॉट रेगुलर की बात की। वो इसलिए, जब वो आपको किसी अवेलेबल मटेरियल का
कोई अनदर यूज़ बता देगा ना, तो फिर सारी की सारी स्टोरी पीछे रह जाएगी। उसका जो दूसरा इस्तेमाल होगा ना अल्टरनेट, वो आपके लिए रेलेवेंट होगा। मेरा ख्याल है समझ गए आप।